हमारे कविगणों का भी मैं हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित महाप्रबंधक महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण और कर्मचारी साथियों, कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए पधारे सम्मानित मीडिया प्रतिनिधियों, दर्शक दीर्घा में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों, महिलाओं और बच्चों का भी इस हास्य संध्या में स्वागत है। आज का कवि सम्मेलन हमारे लिए कुछ खास है। एक तो ये कि यह हास्य कवि सम्मेलन है और दूसरा इसलिए कि यह होली से ठीक पहले आयोजित किया जा रहा है। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो गए हैं, जो संकेत देते हैं कि होली के आगमन के सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। होली का त्यौहार मस्ती, मिलन और हुल्लड़ के लिए जाना जाता है और आज से ही जगह जगह पर होली मिलन के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। मुझे संकेत मिला है कि ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हमारे कविगणों को मंच पर आमंत्रित किया जाए। हमारे श्रोता एवं दर्शक उन्हें सुनने और देखने के लिए आतुर हैं। मैं बारी बारी से कविगणों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया तालियों से अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहें। श्री बलवीर सिंह खिचड़ी द फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई के सदस्य हैं। आपने अनेक किताबें और फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हैं। आपने अनेक कवि सम्मेलनों में अपनी विशिष्ट शैली से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी हैं। मैं आपसे भी अपना आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं और अंत में मैं गुड़गांव से आई श्रीमती पद्मिनी शर्मा को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्रीमती पद्मिनी शर्मा ने बेटी की संवेदनाओं से लेकर नारियों के प्रति समाज में व्याप्त विडंबनाओं तक तमाम विषयों पर कविताएं लिखी हैं। सब टीवी के वाह भाई वाह से लेकर और छह महोत्सव तक में श्रीमती पद्मिनी शर्मा ने श्रोताओं को भावविभोर किया है। मंच पर विराजमान हमारे मेहमान कवि टीएचडीसी के लिए भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनमें से अनेक कवियों ने टीरी और कोटेश्वर यूनिट में पहले भी काव्य पाठ किया तक याद रखेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप तालियों से कविगणों का उत्साह लगातार बढ़ाते रहें। इसके साथ ही मैं यह मंच श्री चिराग जैन को सौंपता हूँ। श्री चिराग जैन सर, आगे के कार्यक्रम के लिए मंच आपको समर्पित। श्रोताओं से खचाखच भरे हुए इस हॉल को प्रणाम करता हूँ। गोयल साहब, आपको विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें याद रखा। एक बार मैं चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन शुरू हो, उसके लिए कविता जोड़ने का काम करती है, बिखराने का नहीं करती। मैं चाहता हूँ अगर कुछ बिखरे तो सिर्फ खुशियाँ हो, महोत्सव हो, और अगर जुड़े तो हम आपस में जुड़े, दिल जुड़े। तो जो लोग पीछे बैठे हैं, यदि कोई बहुत औपचारिकता या प्रोटोकॉल की समस्या ना हो तो मेरा अनुरोध है कि जो लोग पीछे बैठे हैं वे आगे आ जाएं। जी सर। टीएचडीसी के इतने आज्ञाकारी श्रोताओं को नमन करता हूं कि आपने एक बार में मेरी बात मान ली। मैं कवियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले श्रीवास्तव साहब, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। मेरा तो काफी अनुभव रहा है। जैसे क्या होता है, प्रक्रिया होती है, हर काम यहाँ पर सिस्टम से होता है। तो कवि सम्मेलन सिस्टम में निबट जाता है। सपोज आप इनके सामने कोई हास्य कविता सुनाइए तो पहले उसे एक नोट शीट पर टाइप किया जाएगा, फिर वो अधिकारी के पास जाएगी। अधिकारी उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, कृपया हंसें। फिर वो फाइनेंस में जाएगी, फिर फाइनेंस वाले पूछेंगे कितना। गोयल साहब, जब तक उस पर कार्रवाई होगी तब तक अगली होली हालेगी। तो हम लोग तो पिछले साल की होली के फव्वारे आज यूज करेंगे। जो आपके पिछले साल पास हुए होंगे वो आप आज हंस लें, इस साल का आप अगले साल हंस लेना।
तो आपको पिछले साल वाले से काम चलाना है। अगर आज आपको बहुत मजा ना आए तो समझ जाना पिछले वाले खराब थे। इसलिए अपनी कोई समस्या नहीं है। मैं एक बार कवियों से आपका परिचय करा दूं। इधर से शुरू करते हैं। ये मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूँ कि सर आपके यहाँ के टेक्नीशियन बहुत समझदार हैं। जैसे ही उन्होंने मंच पर देखा कि शंभू शिखर जैसा सौंदर्य का धनी आदमी आ गया है, तो उन्होंने मंच की लाइट बढ़ा दी। वैसे श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि कार्यक्रम को रात में कराएं। मैंने कहा नहीं भाई साहब, दिन में करा लो। बोले दिन में क्यों कराना है? मैंने कहा हमारे पास एक आदमी ऐसा है जो रात में दिखाई नहीं दे। तो ये शंभू शिखर है। इनको मैंने कहा भी सफेद कपड़े पहनना, कुछ तो दिखे। ये बहुत सुंदर आदमी है साहब। मंच के सबसे खूबसूरत आदमी शंभू शिखर है। आप लोगों ने मेरी इस बात पे भी ताली बजाई, इससे पता लगता है कि गंगा कितने अविरल प्रवाह से बही है। आप लोग सच में ही बहुत भोले हैं, गंगा की तरह पावन लोग हैं। तो शंभू शिखर वो आदमी है साहब, आपने लाफ्टर चैलेंज के माध्यम से तमाम बार इन्हें देखा होगा। और इनके सौंदर्य के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं सर, ये कोयला घोटाले की गुमी हुई फाइल है जिसे बाबा रामदेव ढूंढ रहे हैं। ये लो, जनता को अंधेरे में मत रखो भाई। मैं चाहता हूँ ऑडिटोरियम की लाइट जला दो, क्योंकि इनमें कुछ देखने लायक नहीं है। हमारा काम आप ही लोगों को देखने से चलेगा। थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ पे भी खर्च कर लो और मंच की लाइट थोड़ी सी कम कर दो यदि हो सके तो, क्योंकि हमारी आंखें चुंधिया रही हैं। इसमें हंसने की बात नहीं थी, सच में चुंधिया रही। थोड़ी सी लाइट, हाँ बस इसे सॉफ्ट कर दो, बस बस, बहुत अच्छी। अब शंभू शिखर भी अंग्रेजी में परफेक्ट कह रहे हैं तो फिर तो परफेक्ट ही होगी। आइए मैं अगले कवि से परिचय कराऊं। ये जो बीच में बैठी हैं, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आज 4 पांडव और एक द्रौपदी मैया आए। तो ये पद्मिनी शर्मा है, बहुत लाजवाब कवित्री हैं। पिछले कुछ समय में, बहुत कम समय में, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, अभी विदेश यात्रा करके आई हैं। पद्मिनी शर्मा श्रृंगार का वो लाजवाब नाम है जिन्हें सुनने के लिए आज प्रधानमंत्री कार्यालय तक से अफसर आते हैं। एक बार जोरदार तालियां पद्मिनी शर्मा के लिए बजाएं। और उनके बराबर में जो चश्मा वश्मा लगा के रखे हुए हैं, वे बाकायदा एक जीते जागते इंसान हैं। कुछ शारीरिक कमजोरियों के कारण वे स्केलेटन जैसे लगने लगे हैं। महेंद्र शर्मा जी बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं हास्य के, और तब से हैं। मंच के बाकी जितने कवि हैं, हम सब लोगों ने बचपन से इन्हें देखा है, बहुत वरिष्ठ कवि हैं। एक बार जोरदार तालियां महेंद्र शर्मा जी के लिए आप लोग बजाएं। उनके बराबर में जो बैठे हैं, ये वो हैं जिनके धोखे में एक आदमी आसाराम बनकर सजा काट रहा है। असली वाले ये हैं सर। जोधपुर में जो कंप्लेंट हुई तो वो इनके खिलाफ हुई थी। पकड़ा बेचारा वो भोला आदमी गया, और वो भी बेटे के साथ में। तो आज हमने असली आसाराम को अपने बीच में पकड़िए, देखो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तालियां मत बजाओ, इनके आशीर्वाद से बुरा होता है, भला नहीं होता। इनने आसाराम को भी ऐसे ही दिया था, अभी तक तो भाई निकला नहीं है बाहर। बलबीर सिंह खिचड़ी बहुत ही लाजवाब रचनाकार हैं हास्य के। बतरस जब वो आपसे बातें करेंगे मंच पर खड़े होकर, तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा, आपको महसूस नहीं होगा कि 35-40 मिनट कब हंसते हंसते बीत गए। वो लाजवाब हस्ताक्षर आज हमारे बीच है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। और मेरा नाम चिराग जैन है। थोड़ी सी तालियां यदि शेष बच गई हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कथा का वाचन कर रहा हूँ और आप सब लोग भक्तगण प्रसाद की आकांक्षा में यहाँ आए हैं। इसलिए एक बार कथा वाली तालियां ना बजाकर कवि सम्मेलन वाली ऊर्जा में तालियां दें। कार्यक्रम शुरू हुए हैं, हमारे तो महीने भर से चल रहे हैं साहब। हम सबके गले बैठे हुए हैं, हम सब होली के कार्यक्रमों से थके हुए लोग हैं। इसीलिए आपके कार्यक्रम में आए हैं, क्योंकि हमें पता लगा है कि आप लोग ऊर्जा देते हैं। हम ऊर्जा लेने आए हैं आप लोगों से। आप लोग कितनी ऊर्जा देंगे? हम सबके पास एक कैसेट होती है, एक कैसेट जो यहाँ गले में फिट होती है। वो कैसेट गोयल साहब हम रोज शाम को मंच पे सुनाते हैं, तालियां बजवाते हैं, लिफाफा लेते हैं, घर आ जाते हैं। एक और कैसेट होती है जो यहाँ दिल के पास होती है। उस कैसेट को बाहर निकालने का दायित्व आप लोगों का होगा।
आप लोग जितने मन से सुनेंगे वो सब कवि उतने दुगने मन से सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत करें, और चूंकि होलिकाष्टक शुरू हो चुका है, उत्सव के दिन शुरू हो चुके हैं, और हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब हम उत्सवों में पदार्पण करते हैं तो पहले ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ईश्वर की अर्चना करते हैं मुस्कुराने से लेकर, और जब हमारे यहाँ कोई शुभ काम होता है तो हम पूजा की थाली घर की बेटी को थमाते हैं। तो यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं पद्मिनी शर्मा को कहूं कि वे आएं और मां सरस्वती के चरणों में शब्द पुष्प अर्चित करके आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने की आज्ञा लें। पद्मिनी शर्मा, जोरदार तालियों के साथ आवाज। सृष्टि के कण-कण में व्याप्त शब्द, स्वर, कला की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन करते हुए आपको माँ के वंदन से जोड़ने का प्रयास करती हूँ, और ये आग्रह करती हूँ कि अगले 3 मिनट के लिए आप मेरे साथ साधना में जुड़ जाइए। स्वागत पद्मिनी, स्वागत। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। तू दयाली, तू है भवानी, तू दयाली, तू है भवानी, तू सुखदायिनी मां शारदे, तू सुखदायिनी मां शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरन है रूप तिहारा, गौर वरन है रूप तिहारो, वीणा धारिणी मां शारदे, वीणा धारिणी मां शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। अब इतने सात्विक आदमी का तोता कैसा हो सकता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तोता थोड़ा शरारती था। अगले दिन एक पंडित जी निकले। पंडित जी ने चोटी खड़ी कर रखी थी, त्रिपुंड लगा रखा, रुद्राक्ष की माला पहन रखी, भगवा वस्त्र पैर में खड़ा हो, पूरा गेटअप देखा तो तोते को हंसी आ गई। पंडित जी बोले, रे क्यों हंस रहा है? बोले, यार तू बेवकूफ लग रहा है। पंडित जी ने सोचा तोते का मूड खराब होगा, बेचारे निकल गए। अगले दिन पंडित जी फिर निकले। तोते ने कहा, आज भी तू बेवकूफ लग रहा है। अब पंडित जी ने खिचड़ी जी से शिकायत की। बोले, खिचड़ी जी आप इतने बड़े कवि हो, देश विदेश में जाते हो, टेलीविजन पर आते हो, इतने पढ़े लिखे हो, आपने कैसा तोता पाल रखा है? ये राह चलतों को गालियां दे रहा है, मोहल्ले का माहौल खराब कर रहा है। इन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई साहब। इन्होंने तोते को कहा, अगर तूने कल से किसी को गाली दी तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब अगले दिन का सीन है, तोता लटका हुआ है। पंडित जी निकले, तोता चुप रहा। पंडित जी 4 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी 8 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। माथुर साहब पंडित जी नुक्कड़ पे जाके खड़े हो गए। तोता बोला, देख यार, समझ तो तू गया ही है। तो ये मामला समझदारी का है। जब भी कोई कवि अपनी कविता पढ़ते हुए आपसे कहे अपना मन दें, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, तो इसका ये मतलब नहीं कि गोयल साहब वहां से आकर उठे मेरे सिर पर कहे बेटा जीते रहो। इस सब का एक ही मतलब है कि आपको तालियां बजानी है। कवि सम्मेलन द्विपक्षीय संवाद है साहब। मैं बाबा को बुलाने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी माहौल को सात्विक कर रहा हूँ। बाबाओं की हालत आजकल बहुत खराब हो गई है साहब। वो मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले यार मेरे घर के मंदिर में आसाराम का फोटो रखा है, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोला वहां तो पहले से ही नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। तो जब बाबाओं की ये हालत हो गई
अच्छा, एक और बाबा आए हो, निर्मल बाबा, आप लोगों ने देखा होगा, समोसे, गोलगप्पे, ब्रेड पकोड़े, इनका ब्रांड एम्बेसडर। गोलगप्पे खाए थे जी? खाए थे। हरे पानी से खाए थे, लाल पानी से? बोले जी हरे पानी से खाए थे। ओहो, लाल पानी से खाने थे, कृपा वहीं अटकी पड़ी। एक पहुंच गया बहुत दुखी, बोला बाबा पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चों ने कहना सुनना बंद कर दिया, कोर्ट के सम्मान आ गए, काम धंधा बंद हो गया, बाबा बहुत परेशान हूं, क्या करूं? बाबा ने कहा कवि सम्मेलन सुनते हो? बोले जी सुनते हैं। चिराग जैन को सुना है? बोले जी सुना है। तालियां बजाई थी? तो कृपा कहीं भी अटकी हो सकती है, और ये तालियां बजाने का लोड एक डिपार्टमेंट पे मत दो। आप सब लोग भी तालियां बजाइए, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब लोग भी खाना खाकर आए। एक और अंतिम बात बता देता हूं, उसके बाद भी आप ना सुधरो तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। हम सब कवियों को एक अभिशाप है साहब, कि जो लोग हमारी कविताओं पर तालियां नहीं बजाते उन्हें अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी होगी। सही कहा है साहब शंकराचार्य ने, जो व्यक्ति इहलोक से नहीं डरता वो परलोक सुधारने में लग जाता है। तो आप सब लोगों को अपने परलोक की काफी चिंता है। मैं पहले आदमी को बुलाऊं जिसे सुनते हुए आपको महसूस होगा कि आप परलोक में ही हैं। बहुत ही लाजवाब आदमी, जितने भोले से बैठे हैं उतने भोले हैं नहीं साहब। मैं 4 पंक्तियां पहले कवि की भूमिका में खर्च करना चाहता हूँ। पहले कवि का दायित्व ज्यादा होता है, पहले कवि की चुनौतियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि उसके समय में लोग आ रहे होते हैं, उसके समय में माहौल पता लगता है, उसके समय में सारी चहल पहल होती है। तो मैं इन सारी चुनौतियों से जूझने की क्षमता जिस रचनाकार में है वो आदरणीय बलबीर सिंह खिचड़ी साहब है। मैं 4 पंक्तियां उनकी भूमिका में खर्च करता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। तो जिस रचनाकार के पास दुनिया भर को हंसाने का कलेजा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज दीजिए बलबीर सिंह खिचड़ी की। आपने देखा हमारे संचालक जी ने हमें आसाराम बताया जी। मेरा भी नैतिक दायित्व है, मैं इन्हें श्रद्धांजलि दूं। नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे जी। अगर मैं आसाराम हूं तो ये नारायण साईं है। और ये नारायण साईं है तो वो इच्छाधारी बाबा है। और उनके पास छोटी राधे माँ है। और उसके आगे जगत गुरु रामपाल है। बहुत अच्छा लग रहा है, हंसता हुआ आदमी अच्छा लगता ही है जी, भले उसके मुंह में एक दांत भी ना हो। रोता हुआ आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे उसके मुंह में 32 के बजाय 36 दांत हो जी। बहन जी हंसना तो है, पूरा मुंह खोल के, ढक्कन हटाओ। देखो बहन जी हंस रही है, पर कैसे? ये बहनों की आदत होती है। हाँ ऐसे ऐसे देखो, कहना ये चाहता हूँ कि अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाओ, कहीं निकल के गिरने पर अगर कैसेट ओरिजिनल है और गिरने का कोई खतरा नहीं, हाँ तो पूरा मुंह खोल के हंसो। और हंसो इसलिए कि गीत कविता छंद का गढ़ना गढ़ाना सीख लो, ढाई आखर प्रेम का पढ़ना पढ़ाना सीख लो, और चाहते हो स्वस्थ रहकर 100 वर्ष जीना अगर, तो खोल कर मुंह खुल के हंसना मुस्कुराना सीख। क्या कहने की धार्मिक आदमी हूँ जी, दिख रहे हो।
आपको लगेगा होगा सारे कवियों में मैं ही एकमात्र धार्मिक आदमी। इस उम्र में आदमी धार्मिक हो ही जाता है। 4 लाइन सुनिए, धार्मिक है, वहीं से शुरू करता हूँ। पहले आपका अभिनंदन करता हूँ, एक छंद निवेदित करता हूँ। जी करिए। थोड़ा सा खुलिए कि पाप पुण्य बंध मोक्ष का तो कछु पता नहीं, किंतु हर काम सरेआम करता हूँ मैं। असुचि सेवा रिद्धि सिद्धि सामाई की सीखी नहीं, किंतु स्वाध्याय सुबह शाम करता हूँ मैं। खिचड़ी बनाने वाले गुरुदेवों की श्रद्धा से भाव पूजा नित्य निष्काम करता हूँ मैं। कवि सभा में पधारे श्रोतागण प्यारे प्यारे और आयोजकों को प्रणाम करता हूँ मैं। बहुत अच्छे। और आपने ताली बजाई इसलिए एक छंद और याद में आया कि जिन्हें है पूरा भरोसा अपनी कमाई पर, उन्हें किसी की चुरा के लानी नहीं पड़ती। हाय हाय क्या बात है। और चलते हैं वक्त से मिला के जो कदम ताल, उनको परेशानी उठानी नहीं पड़ती। सीख ली जिन्होंने बात मानने की श्रेष्ठ कला, उन्हें किसी से भी मनवानी नहीं पड़ती। अब खिचड़ी कविता सीधी दिलों में उतर जाए, श्रोताओं से ताली बजवानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने ताली बजाई और उत्साह से बजाई, इसलिए एक छंद और ध्यान में आया। दिलाए चिलोम डालो कैसी भी सुगंधी, किंतु पान छालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। खाने को तो पत्तल दो ना प्लेट में भी खा ले, किंतु खाना थालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। घर सब सुख सुविधाओं से भरा पूरा हो, घर वालियों के बिना। घर वालियों नहीं, करेक्शन करेंगे। कई लोग इसलिए खुश हो रहे हैं घर वालियों। नहीं, वो छंद विधान की मांग थी, पर सिंगल पीस, ओनली वन सिंगल पीस। यस। तो घर सब सुख सुविधाओं से भरा पूरा हो, घर वालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। मौन हो भजन सुने, किंतु कवि सम्मेलन घोर तालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। अच्छा, क्यों? क्योंकि 33 कोटि भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब हैं। कोई चैनल खोलो, हर चैनल पर एक भगवान विराजमान। कुछ भगवान पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे, कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए, कुछ भगवान बॉलीवुड में चले गए। अच्छा, डायरेक्टर खुद, प्रोड्यूसर खुद, हीरो खुद, गायक खुद और दर्शक भी खुद। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कि शमशान को, और चाहते हो घर कि वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए। बढ़िया बात। बच्ची तो एक बार ये सदन जोरदार तालियां पहले कवि के लिए बजा। सर, मैं आपको विशेष बधाई देता हूँ। काफी प्रयास किया खिचड़ी जी के पूरे काव्य पाठ के दौरान कि वे अपने हाथ यूं बांधे बैठे रहे। वे बैठे भी रहे, लेकिन अंत में जब मामला भाभी जी से जुड़ गया, उसके बाद तो साहब किसी के हाथ बंधे नहीं रह सकते। तो मैं चाहता हूँ
कि उनकी श्रद्धा और विनम्रता के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग। अब समझ आया कि जोधपुर में एफआईआर क्यों हुई थी। जैसे अगले की पढ़ाई हुई है, भविष्य ऐसा ही होगा। ये तो इन्होंने काफी कुछ छुपा लिया। मतलब ये समझ लीजिए कि इनकी प्रतिभा का ये सिर्फ 20% था, बाकी इन्होंने क्या क्या किया होगा स्कूल में। ये एकमात्र ऐसे विद्यार्थी थे, आजकल तो सर एक फैसिलिटी मिली हुई है कि टीचर बच्चे को कुछ कहे तो बच्चा पुलिस में रिपोर्ट करा सकता है। ये एकमात्र ऐसे विद्यार्थी थे जिनके खिलाफ टीचर रिपोर्ट कराते थे कि भैया किसी तरीके से इसे हमसे दूर कर लो। वाह, एक बच्चा रोया, इसका मतलब खिचड़ी जी का सही असर हुआ। इन्होंने लाल रंग की मसूर की दाल, जिसे पिसवा कर ये जैकेट रंगवा कर लाए हैं, उसे देखकर बच्चे पर असर हो गया है। आइए अब रंग बदलते हैं साहब। मैं आपको बताऊं साहब, होली का समय है। आप लोग बिल्कुल इस मुद्रा में बैठे हैं जैसे आप सब बादशाह सलामत हों और हम अनारकली हों। आप ऐसे ना बैठे, आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया भी देते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लग जाएगा। ये जो शंभू शिखर है, पिछले दिनों मैंने इससे पूछा, मैंने कहा सर हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में होली मनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है सर हम लोगों के लिए, क्योंकि हम ज़रा सा गुलाल उड़ाने लगते हैं तो एनजीटी वाले बोलते हैं कि पॉल्यूशन मत करो। ज़रा सा हम पानी बहाने लगते हैं तो जाट हरियाणा में से पानी बंद कर देते हैं। और थोड़े बहुत पैसे बचे थे कि जुआ खेल के होली मना ले, उसे विजय माल्या लेकर भाग गए। तो हमारी होली कैसी मन रही है हमें पता है। हमारा तो एक मुख्यमंत्री ही हमारा आखिरी आसरा रहा है। मेरे घर के पड़ोस में सर एक दुकान खुली है, मैंने वहां पर लिखा देखा केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोला ये बहुत ही स्पेशल है, 500 रुपए की इतनी सी डिब्बी। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या है? बोला चुटकी भर लगा दो, हर 15 मिनट में रंग बदल लेगा। तो हम कैसी स्थितियों में जी रहे हैं, आप लोग हमारी स्थितियों पर दया कर सकते हैं। ये आदमी इन स्थितियों से इसलिए बचा हुआ है कि ये बिहार का प्रोडक्ट है। अच्छा यहाँ कितने लोग बिहार के हैं एक बार बता दो बस, फख्र से कहो एक बार तो। हाँ बस इतने तो बहुत है साहब। बिहार में अक्सर कोयला पैदा होता है, कोयले के बीच में कई बार हीरा भी निकल आता है। जब से ये काला हीरा निकला है, बिहार वालों ने अपने में से झारखंड अलग कर दिया। तो ये वो है जो बिहार झारखंड बंटवारे का मुख्य कारण है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम से फरवरी के मौसम में गोयल साहब ये दिल्ली गया। दिल्ली में गुनगुनी धूप निकली हुई, भाई का मूड रोमांटिक हो गया। इसने सोचा कि धूप सेकी जाए, पूरे शरीर पे सरसों का तेल मला और छत पे जाके चारों खाने चित्त। दृश्य देखे साहब, 15 मिनट में पूरी दिल्ली के कौवे इकट्ठे हो गए। और नहीं, उन्हें लगा उनका कोई देवता मर गया है। तो ये कौवों का देवता है साहब, बिहार से हमारे बीच आया है। कमाल का ही कॉन्फिडेंस है इस आदमी का। मैं 4 पंक्तियां इस आदमी के लिए खर्च करता हूँ। अगर थोड़ा सा संतरी भी होता तो आज तो पूरा तिरंगा होता। एक संतरी की कमी रह गई, लेकिन साहब कोई बात नहीं, झंडे बदल रहे हैं, उसमें हमारा ये पंडा बदल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 पंक्तियां मैं इसकी सादगी के लिए खर्च करता हूं कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले भी हम इतने नहीं जो आम दिखते हैं। भले ही चेक पर भी दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। आपके दिलों पर नाम लिखने के लिए जोरदार तालियों के साथ शंभू शिखर। हाँ, शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने इस गंभीर समय में भी हंसने के लिए समय निकाला जी, इसके लिए आप सभी का साधुवाद। दरअसल तनाव इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग हंसना भूल गए हैं। तनाव किसी भी बात पर हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप घर से बाहर निकलिए और जिसे नहीं पहचानते हैं उसे नमस्ते करके निकल जाए, तनाव में आ जाएगा। ये था कौन जो सुबह सुबह नमस्ते करके चला गया? पति पत्नी साथ जा रहे हो और पति को कोई लड़की नमस्ते करके चली जाए, पूरे घर में टेंशन। जिंदगी भर पूछती रहेगी वो थी कौन जो भरे बाजार में मेरे होते तुझे नमस्ते करके।
महिला सुंदर हो तो टेंशन, सुंदर ना हो तो टेंशन। मैं तो यहाँ से देख पा रहा था बहुत सारी महिलाएं मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। मेकअप के हिसाब से? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा। इन्हें ब्यूटिशियन भी समझा के भेजता है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको। मेरे बारे में चिराग जी बता रहे थे कि बिहार का रहने वाला है। देखिए, आदमी बिहार में पैदा होता है, बाकी रहता तो पूरी दुनिया में। अच्छा। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा का सारा कसूर आप लोगों का है। आप लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे, राधे राधे जपो चले आएंगे। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। कॉन्फिडेंस होता है ना। मैं केले वाले के पास गया, मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा यार बहुत महंगे हैं, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। अद्भुत होते हैं। मैं सेब वाले के पास गया, मैंने कहा सेब कैसे दे रहे हो? बोला जी 5 रुपए का 1। मैंने कहा 10 में 2 दे दे। बोला नहीं जी 5 रुपए का 1। मैंने कहा बेवकूफ आदमी 10 रुपए में 2 क्यों नहीं दे देता? बोला तू ज्यादा समझदार है तो 5-5 रुपए में 2 बार क्यों नहीं देता? सर कमाल होता है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाके पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अच्छा जी। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट में चला गया, हैट नकली मूछे। मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था ना। कमाल है। अगले दिन मैं बुड़का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भाई साहब ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे चलता है कि मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो आपकी ऊर्जा मुझ तक पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो टीवी को माइक्रोवेव बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हो गए। ये होता है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कहा था यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते हैं। कमाल मामला रहता है। आप सबने बार बार सुना होगा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आपको पता है मेक इन इंडिया है क्या? मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मेक इन इंडिया। जैसे फॉरेनर्स ब्रश करते हैं, खराब होता है फेंक देते हैं। हम करते हैं जैसे ही खराब होते हैं 33 से बाल फिर सीधे कर देते हैं। फिर करते हैं जब बिल्कुल ही खराब हो जाता है तो आगे का हिस्सा काट के फेंक देते हैं और पीछे के हिस्से से पजामा में नाड़ा डालने का यंत्र बना देते हैं। मेक इन इंडिया। ऐसे आप सबने सुना होगा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कमाल की चीज है। मैंने तो 3 दिन पहले ही अखबार में देखा घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा यार ये कमाल है। पिज्जा बर्गर खूब ट्राई किए थे। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पे फोन मिलाया तो उधर से कंप्यूटर से रिकॉर्डेड आवाज आनी शुरू हो गई। डिजिटल इंडिया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई है, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई है, गजक रेवड़ी के लिए 3 दवाई है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने फिर 1 दवा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाई। देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं। आ जाए जो अपनी पे भी गुल फूंक देते हैं। आ जाए जो अपनी पे भी गुल फूंक देते हैं।
जितने की दाल रोटी तू खाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के थूक दे, उतने बिहारी खैनी। सारे शहर को हम शाही पापा नसीब हो। वो तेरी, ये मेरी एक लाइन की कविता थी। सारे शहर को हम शाही पापा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सरापा नसीब हो, गोपाल जी कांडासी हो अपनी ये जवानी, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो। क्यों कर जरूरी है हमेशा काम से मिले, ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी आराम से मिले। जितने भी अपने देश में निराश रोगी हैं, सब जेल जाके बापू आशाराम से मिले, सब जेल जाके बापू आशाराम से मिले। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वो तेरी, ये ज्यादा हो गई। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्ग, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी का अध्यापक है, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक है, बोले तुम्हारे पिताजी को मैंने 2 रुपए ब्याज पे 10 रुपए दिए, तो 6 महीने बाद वो कितने लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक जिससे लिया एक बार भी। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक है, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे, मैं तुझको अन्ना बना दूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। 10 रुपए में। अद्भुत व्यक्ति है साहब केजरीवाल जी। अच्छा, आप सबने अखबार में पढ़ा होगा, 6 महीने पहले बयान दिया उन्होंने, पुलिस 1 साल के लिए मेरे हवाले कर दो। मैंने तुरंत ही उन्हें फोन मिलाया और कहा जी कमाल की बात है, पुलिस भी आपके बारे में यही सोचती है। इसे तो 1 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो। मैं सच बता रहा हूं, देश अद्भुत है अपना। कहीं भी चले जाइए आपको इससे बेहतरीन देश मिल ही नहीं सकता। अद्भुत है। वो एक स्कूल इंस्पेक्टर ने स्कूल में जाके छापा मार दिया, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा बोला जी रामलाल। बोले कौन है रामलाल? बोला जी मेरे पिताजी हैं, 4 साल पहले घर से भाग गए थे। माँ कहती रहती क्या पता प्रधानमंत्री बन गया हो। तो बच्चे किसी को भी निपटा देते हैं। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। बोले यार इस बच्चे को ये तक नहीं पता भारत के
हैं। बोले जी काट ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं काट सकते? बोले जी मैं तो एक स्टूडेंट ही नहीं, मैं तो कंपाउंड के बाहर बकरियां चराने आया था। मास्टर जी आए थे, बोले बच्चे कम आए हुए, इंस्पेक्टर साहब आ सकते 2 घंटे के लिए बैठ जाए, 4 रुपए मिलेंगे। अब ये बता दो 4 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से लेंगे? बच्चे अद्भुत होते हैं। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर को और गुस्सा आ गया। मास्टर को बुला लिया, बोले इधर आओ भाई, क्या कर रखा तुमने? नकली बच्चे, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। बोला जी खा ही नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? बोले जी मैं तो यहाँ का मास्टर हूँ। मास्टर तो मेरा बड़ा भाई है, साथ में परचूने की दुकान चलाता है। कुछ काम पड़ गया था, अनाज कम पड़ गया था, देहरादून तक गया हुआ। क्या गया था, आएंगे इंस्पेक्टर साहब 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल लिया, तो मैं तो 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर को गुस्सा आया। उसने एक हाथ से बच्चे को पकड़ा, दूसरे से मास्टर को, और दोनों को घसीटता हुआ प्रिंसिपल के पास ले गया। बोले सर आपने क्या कर रखा? नकली बच्चे, नकली मास्टर, मैं आपके स्कूल की कंप्लेन करूंगा। इतना सुनना था कि प्रिंसिपल ने दराज खोला, एक 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर की तरफ देते हुए बोला इंस्पेक्टर साहब प्रिंसिपल तो मेरे चचा हैं, साथ में वकालत का काम भी करते हैं, जरूरी केस आ गया, हाई कोर्ट तक गए हुए, क्या गए थे? इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 50,000 दे देना, सभी फाइलों पे साइन कर जाएंगे। इतना सुनना था कि इस इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपए की गड्डी पकड़ी और जेब में रखकर बोला देखो वो तो मैं हूं जो 50,000 में मान गया। अगर असली वाले इंस्पेक्टर साहब आते, आपने दोस्तों गलत जगह तालियां बजा दी। इतना सुनना ही था कि प्रिंसिपल फिर हंसने लग गया। बोले सर अब क्यों हंस रहे हो? बोले इंस्पेक्टर साहब एक बात बताओ, जहां पे बच्चे नकली, जहां पे मास्टर नकली, जहां का प्रिंसिपल नकली, जहां पे इंस्पेक्टर नकली, वहां पे नोट कौन से असली है? तो साहब देश अपना अद्भुत है, मैं सच बता रहा हूं। आप सबने बार 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना सुना होगा। एक हास्य का कभी कहां से हास्य निकाल के ले आता है। आदरणीय सुनिएगा, बिल्कुल नए छंद, आप लोगों को बिल्कुल ही मजा आएगा। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप बढ़ी। और आप सबने सुना होगा बाबा जी ने विश्व योगा दिवस मनवाया, हम सब ने विश्व योगा दिवस मनाया। बाबा जी ने हम सबको तरह तरह के आसन, अनुलोम विलोम सिखाए, एक आसन नहीं सिखाया। आपको लगे कि बिल्कुल सही आदमी से मैंने सही आसन की डिमांड कर दी है, मेरी शिकायत बिल्कुल जायज थी और मैंने कहा ये आसन भी आपको सिखाना चाहिए था, तो एक बार मुझे झूम के बता देना। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। दफ्तर में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं, हाय हाय, उस दिन से हमें छुट्टी। और 4 लाइनें स्पेशल आप लोगों के लिए। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। क्या बात है। उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। और जैसा कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बताया गया, होली की मस्ती चारों तरफ है। मैं होली के रसिया से आप सबको जोड़ना चाहता हूं। इस हास्य कवि सम्मेलन के उफान को और ऊंचे तक उठाइएगा, आपको और मजा आएगा। साहब दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी की होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी की होली खेले
रसिया दोनों हाथों, जी आप सब मिलकर ताली बजा सकते हैं। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया दोनों हाथों में। आप मैम आप बिल्कुल ऐसे ही ताली बजा रही हैं जैसे तवे पे आखिरी प्रकृति के इतने करीब, गंगा माता के इतने करीब, इस खूबसूरत शहर के सबसे संभ्रांत श्रोताओं को नमन करती हूँ। इन चारों कवियों ने आज मुझे किनारे लगा रखा है। बताओ इसे किनारा कह रही है और कितना बीच में किसी ने द्रौपदी तो किसी ने राधे माँ की उपमाएं मुझे दी हैं। मेरी यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, मैं उनको ये आश्वासन देती हूँ कि इन चारों को मैं यहाँ से निपटा कर नहीं चली जाऊं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये तो बेचारे वैसे ही निपटाए। आदरणीय खिचड़ी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस लायक हैं कि इनके सम्मान में मैं सर्वप्रथम 4 पंक्तियां पढ़ूं। बस असल में मैं भी आपके साथ ठहाकों की यात्रा पर थी और मुझे भी खुद से दूरी खुद तक तय करनी है जी। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि अपने लिए माहौल बनाना चाहती हूँ और 4 पंक्तियां मैं जरूरी समझती हूँ उनके सम्मान में सर्वप्रथम स्वागत पद्मी पढ़ना सुनिएगा जी। प्यार होगा इन्हें, मुझे उम्मीद है कि आपको शायरी सुनना आता होगा, आपको कविताएं सुनना आता होगा। प्यार होगा इन्हें पर हमें हेट है, ओ तेरी। प्यार होगा इन्हें पर हमें हेट है, इनके दिल के टके सेर का रेट है, सैकड़ों को ठगा प्यार के नाम पर, इनका दिल प्यार का इंडिया गेट है। ओ तेरी। और 4 पंक्तियां अभी भी मुझे पूरी तरह से, और 4 पंक्तियां इनके सम्मान में आपको सुनाती हूँ, उसके बाद अपने मूल काव्य पाठ पर आती हूँ। चारों को निपटाना, एक ही के पीछे क्यों पड़ गई? इनको लड़की गुलाम लगती है, वाह वाह कीजिए। ओ तेरी, काफी ट्रेंड करके जब तक आप सब एक साथ वाह वाह नहीं करेंगे तब तक मैं पूरा शेर नहीं सुनाऊंगी। प्यार होगा इन्हें, इनको लड़की गुलाब लगती है, हाँ इसी तरह सुनी जाती है कविता। इनको लड़की गुलाब लगती है, हर शमा आफताब लगती है, उम्र है राम नाम लेने की फिर भी नीयत खराब लगती है। मुझे लगता है ये तो वापस दिल्ली जाएंगे नहीं, मैं तो हरिद्वार ही छुड़वा देना बस। अब मुझे लगता है कि मैं अब खुद तक पहुंच चुकी हूँ जी, और मैं इनका सारा सफाया कर चुकी हूँ। अब मैं आपको 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ। जी जोड़िए। बहुत छोटी हूँ आप सभी से, एक बात और मैं आपसे बांटना चाहती थी कि यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं। मंच पर 4 कवि हैं, एकमात्र कवित्री मैं हूं, विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूं। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत छोटी हूं आप सभी से, फिर भी आपको एक मैसेज देने का प्रयास करती हूं, सुनिएगा। एक मंजिल जीत की है, एक मंजिल हार की, एक मंजिल जीत की है, एक हम लोग बहुत लंबी दूरी तय कर आपके पास आए हैं। अगर आप ये चाय को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ आना, आपको कविताएं सुनाना सार्थक। नहीं देने दो यार, तुमने तो पी ली। दे दो, 1 मिनट लगा लो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सीरियसली दे दो, ये आवश्यक है। अब ये चाय बेकार हो जाएगी, इसका होगा क्या बात? कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है।
जो कहा मैंने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने जो की थी मुझ पर मेहरबानी लिख रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम ये जान पाते, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। मैं तुम्हारे नाम, एक मंजिल जीत की है, एक मंजिल हार की, एक खुशबू फूल की है, एक चुभन है खार की। क्या कहने, अब ये हम पर है कि हम किस को चुने, क्या छोड़ दें। क्या बात है। अब ये हम पर है कि हम किस को चुने, क्या छोड़ दें। एक दुनिया नफरतों की, एक दुनिया प्यार, क्या बात है पद्मिनी, एक दुनिया नफरतों की, एक दुनिया प्यार। यहाँ मेरे कुछ नौजवान साथी बैठे हैं, कुछ भूतपूर्व नौजवान साथी भी बैठे हैं। आप उस पल, मूलतः मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, 3-4 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आपने अच्छे से तालियां बजा दी, अच्छे से सुन लिया तो ठीक है, वरना 8-10 और सुनाऊंगी। आप उस पल को याद करिएगा जब आपको पहली बार प्रेम हुआ होगा और मेरी पंक्तियां सुनिएगा जी। प्यार की अधिसूचना जब दिल से जारी हो गई, प्यार की अधिसूचना जब दिल से जारी हो गई, हर डगर और हर गली फूलों की क्यारी हो गई। बंदिशें जंजीर बनकर पाँव से लिपटी रही, बंदिशें जंजीर बनकर पाँव से लिपटी रही, पर उन्हें पायल बनाकर मैं तुम्हारी हो, क्या बात है, वाह वाह, का काजल बना लिया। गम की घटा को आग का काजल बना लिया, यादों को यूं समेटा के आंचल बना लिया। जीने का कोई और तरीका न रहा तो, जीने का कोई और तरीका न रहा तो, तरीका न रहा तो खुद को तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया, खुद को तुम्हारे। मैं यहाँ से जब जाऊंगी तो आपको नचा कर जाऊंगी, ये वादा करती हूँ, बस आप मन से सुनिएगा। खुद को तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया। बहुत से हास्य कवियों से आप बहुत कुछ सुनते होंगे पत्नियों के बारे में। पत्नियों का एक और भी चेहरा होता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। 4 पंक्तियां मेरी जो बहनें बैठी हैं उनको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे। बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि स्त्री क्या चाहती है ये कोई समझ नहीं पाया। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी आज लड़ लूंगी, झगड़ लूंगी, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए। एक ऐसा गीत जिस गीत ने मुझे पिछले 2-2.5 वर्षों में एक छोटी सी पहचान दिलाई है, वो गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनेगा। एक बार अच्छा, ये गीत मैंने पतियों के सम्मान में लिखा है। पतियों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ अपने गीत की भूमिका में, और हम सभी बहनों की व्यथा, एक हाउस वाइफ की व्यथा, अगर आप उसको मन से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंचेगी। सुनेगा। शौहरों को बीवियों से मूक रहना चाहिए, अच्छा,
शौहरों को बीवियों से मुक्त रहना चाहिए, बीवियों को एकदम दो टूक रहना चाहिए, शौहरों को चाहिए हरदम रहे वो कांपते, बीवियों को एकदम बंदूक रहना चाहिए। बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां मेरे गीत के सम्मान में बजा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं गीत आपके बीच में। मेरा सांवरिया। मुझे लगता है अब तक सबकी चाय खत्म हो गई है, तो सब तालियां बजा सकते हैं जी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि इस गीत के साथ ये कंडीशन है कि जब तक सारे श्रोता लय के साथ, ताल के साथ, शब्दों के साथ तालियां नहीं बजाते, मैं पहले ही पंक्ति पूरी रात दोहराती रहती हूँ। मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर, ना समझे मेरी पीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे। मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर, ना समझे मेरी पीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे। चिड़ा चिड़ी का जोड़ा खिड़की बैठा खार हार, मैं बिरहा की मारी मेरा जीरा जर जर जाए। चिड़ा चिड़ी का जोड़ा खिड़की बैठा खार हार, मैं बिरहा की मारी मेरा जीरा जर जर जाए। मेरी आँखड़ियों से छम छम बरसनी जी, छम छम बरसनी, दुनिया के टुकड़े बांटता फिरे। मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया ना। और एक दृश्य हमें हर सुबह अपने घरों में देखने को मिलता है, सुनिएगा जी। टाई सूट पहन के बाका सुबह सवेरे जाए। मैंने बचपन से आज तक लगभग सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, और उनमें से ऐसा किसी में भी नहीं लिखा था कि जो पीछे बैठे हुए श्रोता है वो तालियां नहीं बजा सकते। सुनिएगा, टाई सूट पहन के बाका सुबह सवेरे जाए, सारे दिन मैं रहूं अकेली, शाम डले घर आए। टाई सूट पहन के बाका सुबह सवेरे जाए, सारे दिन मैं रहूं अकेली, शाम डले घर आए। डिगरी दरवाजे, डिगरी दरवाजों से बांटूं अपनी पीर, बांटूं अपनी पीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे। मेरा सांवरिया। और एक बंद के माध्यम से आप सभी का चरित्र चित्रण करना चाहती हूँ। अच्छा, चरित्र चित्रण की बात को आप इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा क्योंकि देश के बहुत महान शायर वसीम बरेलवी जी ने कहा है कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। मैं बंद आपके बीच रखती हूँ। मोबाइल, और अगर आप ताली बजाएंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मोबाइल और कंप्यूटर से बैठा नाता जोड़े, छुट्टी वाले दिन भी मेरा बार बार दिल तोड़े। क्या बात है। मोबाइल और कंप्यूटर से बैठा नाता जोड़े, छुट्टी वाले दिन भी मेरा बार बार दिल तोड़े। मॉडर्न राजा वो, मॉडर्न राजा वो, मैं वही पुरानी हीर जी, वही पुरानी हीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे। मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर, ना समझे मेरी पीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में। रूठ गया बातों बातों में, हंसी टिटोली में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में। पिछले
मुझको नई नवेली, ओहो। पिछले बरस ही ब्याह के लाया मुझको नई नवेली, मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाँ लुटेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो लिपट अकेले क्या बात है। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में, रूठ गया बातों बातों में हंसी। और अब आपको कारण बताना चाहती हूँ कि किस बात पर वो मुझसे रूठ कर चला गया। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, मैंने हंस के कहा कि जा मैं धोनी की दीवानी, बस इतने पे मेरे अरमानों को धो गया होली में, बस इतने पे मेरे अरमानों को धो गया होली में, रूठ गया बातों बातों में हंसी की टोली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली। और अंत में जाकर वो मुझे कहाँ मिला सुनेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेली में, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेली में, रूठ गया बातों बातों में हंसी की टोली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाला माइक बंद करता हूँ, ये बिहारी न माने। अच्छा किया जी इसने आपसे कहा कि मुझे ढंग से सुन लो, वरना पता नहीं आप सुनते नहीं सुनते। धरती इसी के कारण तो चल रही है। इस देश के सभी बिहारियों को यह गलतफहमी है। बिहारियों पर इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, अगला खुद ही अपना काफ़ी सत्यानाश करके चला गया। वो कह रही थी ढूंढो ढूंढो रे, मुझे तो याद आ गया मेले में एक का पति खो गया, उसने अपनी सहेली से कहा कि मेरा पति खो गया, चल थाने में रिपोर्ट लिखाएं। थाने में गए, पुलिस वाले ने पूछा हुलिया बताओ, बोली जी 6 फीट लंबा था, कंजी आंखें थी, गोरा रंग था, बहुत स्मार्ट था, स्लिम ट्रिम था, 6 पैक एब्स थे और पर्स में 6-7 क्रेडिट कार्ड थे। अच्छा, तो सहेली ने कोनी मारी, भाई साहब तो ऐसे नहीं थे। तो बोली चुप हो जा, जो गया सो गया, आए तो डंका। इसलिए मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। वो कह रही थी मुझे किनारे लगा रखा है, और कहाँ बैठाते भैया मुझे, अगर बाबा निर्मल का आसन होता तो हम उसे वहाँ बैठा देते। इसमें भी उसकी संतुष्टि नहीं हो रही है, औरतें संतुष्ट हो ही नहीं सकती जी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं आपको मेरी तो 2 साल पहले शादी हुई है गोयल साहब। 2 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। मेरी नई शादी हुई, मैंने खिचड़ी जी को फ़ोन किया, मैंने कहा खिचड़ी जी मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। इन्होंने जो मुझे टेक्निक बताई, अगर बात समझ आ जाए तो आप लोगों को कसम है तभी तालियां बजाना जब बात समझ आ जाए। अच्छा, अंतिम श्रोता तक की बुद्धिमानी की परीक्षा लेता हूं। मैंने कहा खिचड़ी जी मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। और कितनी खुश हो रहे दिल्ली एक बार भूलने के बाद मोर्चा आज तक संभाल। मैं समझ गया जी सुख से जीवन कैसे जीना। अच्छा, इतने तकनीकी सवाल करती है, होली की मस्ती में आया मैं तो होली के माहौल में ले चलता हूँ। इतने तकनीकी सवाल करती है, दुनिया में कोई माई का लाल उनके जवाब नहीं दे सकती। एक दिन बहुत रोमांटिक मूड में, फिर देखो मेरी बातें थोड़ी बारीक होती हैं, बात समझ आए तो तालियां बजाते रहना ताकि आपके थोड़ी रेपुटेशन बढ़ जाए कि आपको मेरी भी बातें समझ आए। अच्छा, मुझे तो बुलाया इसलिए जाता है कि आपकी पर्सनल रेपुटेशन मार्केट वैल्यू बढ़ती रहे। एक दिन बहुत रोमांटिक मूड में आई, सपोज मेरी कोई जुड़वा बहन हो तो रात के टाइम तुम उसे कैसे पहचानोगे? मैंने कहा मैं क्यों जानू, मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मैंने कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर,
कभी ये बड़े बुजुर्ग आ जाए तो इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। गिफ्ट से ही काम चल रहा है। अब मैं बता रहा हूँ ये संतुष्ट हो ही नहीं सकती। आप दुनिया इधर से उधर करके देख लीजिए। हमारे यहाँ पति पत्नी संबंधों की बहुत बातें होती हैं। क्यों होती हैं आज उसका बेसिक कारण बता देता हूँ। हमारे एक परंपरा है बेल साहब, पति और पत्नी। ये देखो मैंने अपनी पत्नी का नाम लिया था, तेरी बत्ती क्यों बुझ गई? पर ये ठीक है कि मेरी पत्नी यहाँ मौजूद नहीं। बोले अच्छा मैं लेट आऊंगा, तू खा के सो जाइए। बहुत अच्छे। तो हमारे दिलों में क्या है तो हम ही जानते हैं। अच्छा और फिर ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब ये बुजुर्ग घर आ जाते हैं। एक दिन ये घर आए, खिचड़ी जी मेरी शादी के 6 महीने बाद मैं और मेरी पत्नी खड़े हुए थे, तो खिचड़ी जी बाबू को कर बोले चिराग तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैंने कहा जी खाक राम सीता जैसी है, ना ये धरती में समाती ना इसे कोई ठा के ले जाता। कष्ट हम समझते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे ये बातें अनर्गल नहीं कह रहा हूँ। इन सबके तर्क है मेरे पास। मैं वैज्ञानिक कवि, बिना तर्क के मैं कोई बात नहीं करता साहब। मैं आपको सिद्ध करके जाऊंगा कि ये औरतें संतुष्ट हो ही नहीं सकती। मेरी पत्नी दिन में 20 बार मुझे एक ताना मारती है। मारती आपकी भी होगी पर आप स्वीकार नहीं करोगे। दिन में 20 बार कहती है तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी। जैसे मेरे अलावा तो उसे धनपति कुबेर मिल रहा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो आदमी खुश रहना चाहे तो खुशी उसके भीतर होती है, बाहर की स्थितियां उसकी जिम्मेदार नहीं होती। बोली ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं सिद्ध करता हूं। पहला उदाहरण, पहला प्रयोग, आप इन महिलाओं को स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई। वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए, एक ही सवाल करेंगी, अप्सरा को देखा, देखिए ड्रेसिंग सेंस नहीं, कैसे कैसे कपड़े पहने। व्यक्ति के भीतर। प्रयोग संख्या 2, आप इन्हें करवा चौथ पे देखें। 25 रुपल्ली की मेहंदी लगवा कर आएंगी नुक्कड़ वाले से, और पूरे घर में हल्ला। देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल ना बनी, देखियो बूटा ना बना, देखियो पोरवा ना भरा। एक हम साहब 2500 रुपए की दारू पी के आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन। ये है सादा जीवन उच्च विचार। प्रयोग संख्या 3, एक पति और पत्नी घर में साथ साथ रहते हो। देखिए सर, ये देखो, जब इन पुरुषों की उतारी जा रही थी तो ये सारे पुरुष अपने अपमान पर भी प्रसन्न होकर तालियां बजा रहे। जैसे ही बाजी पलटी, ऐसे हाथ कस के बैठ के गलती से भी ना बच जाए। ये बेईमानी। हम तो सत्य को स्वीकार करते हैं, हमारे खिलाफ हो तो भी हम तालियां बजाते हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही न्यायप्रिय लोग हैं। अब आपकी बात चल रही है, आपकी न्यायप्रियता देखता हूं, आपके भीतर विक्रमादित्य जिंदा हो तो जरा न्याय के सिंहासन पर बैठकर बताना, बात झूठ नहीं कहूंगा। एक पति और पत्नी एक घर में अकेले रहते हों, न्यूक्लियर फैमिली, 4 दिन के लिए पति की बहन रहने आ जाए, पत्नी की नानी मर जाएगी। जो सब्जी वो सबसे परफेक्ट बनाती होगी उसमें भी 4 दिन नमक ज्यादा मिलेगा। अब इस सीन को उल्टा करो, 2 दिन के लिए पत्नी की बहन रहने आ जाए, जो पूरी सर्दी ना नहाता हो, वो भयंकर सर्दी में दिन में 3 बार नहाता हुआ नहीं। पहली बात तो क्योंकि इतना अतिथि सत्कार उसके भीतर है, तो भाई 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर ऑफिस ही नहीं जाएगा। और अगर किसी तकनीकी कारण से पत्नी के भय से जाना पड़ जाए तो शाम को रसमलाई से कम तो नहीं लेकर। ये है हमारे भीतर की सादगी साहब। हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, हम लोग प्यार करना जानते हैं। और ऐसा नहीं, ये बातें मैं कह रहा हूँ मैडम, आप ऐसे मत देखो मेरे को, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ये बच्चा जान गया है आजकल। मैंने एक बच्चे से पूछा था, बताओ जलेबी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? अब आपके भीतर की हिलोर देखना चाहता हूं। अगर ये महिलाएं ना भी बजाएं तो बाकी आधी आबादी मेरे लिए तालियां बजाएगी। आपके भीतर की हिलोर
मैंने एक बच्चे से पूछा, बताओ जलेबी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? बोला जी क्योंकि ये टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। और हम तो फंस गए साहब, 2 साल पहले फंस गया मैं। आजकल के बच्चे नहीं फंसते। बिल्कुल बारीक बात कर रहा हूं, होली का माहौल है, थोड़ा शरारती माहौल होता है, और अगर इस बात के बीच की शरारत समझ आ जाए तो एक बार ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ हाथ घटित हो रहा है। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुझे कैसी बीवी चाहिए? बोला जी चांद जैसी। मैंने कहा चांद जैसी सुंदर? बोला ना। अब अपने हाथों को खामोश रखना तब अगर बात समझ ना आए। मैंने कहा चांद जैसी सुंदर? बोला ना, रात में तो दिखाई दे। इस युग में जी रहे हैं सर। मेरे बारे में बता रहा था कि बनिया है बनिया है। क्या बिगाड़ा है भाई बनियों ने तेरा? यहाँ बनियों के कारण ही आया हुआ है तू। चिराग, मैं तो यहाँ बनिए के कारण आया हूँ, आप तो संसार में ही बनिए के कारण आए। कुछ तकनीकी विषय ऐसे होते हैं जिस पर ये ब्राह्मण कुछ भी मंत्र समझ के बोल देते हैं, इसमें इनको क्षमादान दिया जाता है जी। बाकी इससे मैं भुगत लूंगा पेमेंट करते हुए गोयल से। खून का बदला खून मैं ले लूंगा सर। बनियों के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोग तो खैर बड़े अधिकारी लोग हैं, आप लोग तो रोज भुगतते होंगे। बनियों से ज्यादा समझदार तो दुनिया में कोई पैदा हुआ नहीं। इनको किसी भी स्थिति में छोड़ दो। जैसे मैं आपको बताऊं, दुनिया सीखती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने, कोई MBA जाता है, कोई PhD करने जाता है। हम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डॉक्टरेट लेकर पैदा होते हैं, सीखनी नहीं पड़ती हमें। आप हमें किसी सरकारी विभाग के किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती कर लो, 6 महीने के अंदर फाइनेंस में मिलेंगे। उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। अब बनिया का खून था साहब, कितने दिन चल सकता था? 6 महीने बाद शेख फिर ICU में। जैसे ही बनिए को पता लगा, उसने 3.5 लाख रुपए खर्च किए, चार्टर्ड फ्लाइट कराई, उड़कर गया, शेख को खून दिया, शेख ठीक हुआ, पर अब की बार शेख ने उसे 100 रुपए का नोट दिया। तो बनिया बोला, रे पिछली बार तो तैने मुझे मर्सिडीज दी थी। बोला इस बार तो मेरी रगों में भी बनिए का खून है। ये हमारे खून का प्रभाव है। वो बता रहा था वो अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, वो एक बनिए ने मिठाई की दुकान खोली, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर। अगले दिन अखबार में विज्ञापन दिया। अब मैं सबसे शार्प लोगों के बीच सबसे शार्प बात कर रहा हूं। अगले दिन अखबार में विज्ञापन दिया, और अगर आपको लग जाए कि विज्ञापन की ये भाषा सिर्फ एक बनिया ही लिख सकता है तो फुल मस्ती के साथ आनंद लेना। अगले दिन अखबार में विज्ञापन दिया, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर काम करने के लिए लड़के चाहिए, न्यूनतम योग्यता डायबिटीज। हमें CCTV लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अगले दिन मरा हुआ मिलता है, हम समझ जाते हैं कि इसने गड़बड़ की हो। ये हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है, इसको और कोई सिखा नहीं सकता। वो एक बनिए की पत्नी ने बनिए से कहा, देखो जी मुझे लगता है हमारी छोरी का कहीं चक्कर चल रहा है। बोले तुझे कैसे पता? बोले उसने पिछले 3 महीने से पॉकेट मनी नहीं मांगी। और साहब अगली बात जो बनिए ने कही, ये 99 डिग्री का एंगल सिर्फ हमारे पास होता है और किसी प्रजाति के पास नहीं मिलेगा। बोले उसने पिछले 3 महीने से पॉकेट मनी नहीं मांगी। बनिया बोला ओहो, इसका मतलब छोरा बनिया नहीं है। हम अपनी क्षमताओं को जानते हैं, उन्हें स्वीकार भी करते हैं। तो मुझे याद है एक नेपाली, एक जर्मनी और एक बनिया पानी के जहाज में सफर कर रहे थे। तो नेपाली कहीं से एक पुराना सा चिराग उठा लाया, उसे घिसा तो उसमें से जिन्न निकल आया। जिन्न ने कहा मैं आ गया हूं तो तुम्हें मेरी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। बोले साहब कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि समुद्र में कोई चीज फेंको, अगर मैं उसे ढूंढ लाया तो तुम्हें खा जाऊंगा, और नहीं ढूंढ पाया तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। सबसे पहले नेपाली ने एक सुई समुद्र में फेंकी। सर जिन 15 मिनट में ढूंढ लाया, नेपाली निपट गया। फिर जर्मनी की बारी आई, उसने दाढ़ी का छोटा सा बाल तोड़ा, समुद्र में फेंका, 20 मिनट में जिन उसे भी ढूंढ लाया, जर्मनी भी साफ हो गया।
अब बारी आई साहब बनने की। उसने निकाली डिस्प्रिन की गोली। उस जिन्न की 7वीं पीढ़ी गोयल साहब की गाड़ी चलाती है। तो हमसे तुम कहां तक पंगा लोगे? हमारा मामला बिल्कुल अलग है। हमसे ज्यादा बढ़िया कोई हो नहीं सकता। और ऊपर से मेरे तो एक और कलेश है साहब, आप तो सिर्फ बनिए हो, जूनियर हो, मैं बनिया साथ में जैनी, करेला, बड़े करेले खाते हो तुम। हमारे लिए ऐसे मत कहो, पाप लगेगा। तुम भी जैन हो, फिर तो कह लो। थोड़ा साइड हो जाती, रात पार्क भी कर सकते हो आमने सामने। नहीं, यहाँ पर बीच में पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, व्यवस्था है। जैनियों के लिए आजकल हर जगह अलग व्यवस्था है ना? इन्हें क्या पता है, ये बेचारे बिहारी। आप बाजार में निकल जाओ, जैन पाव भाजी, जैन मील, सब कुछ अलग। पिछले दिनों तो मारुति तक जैन हो गई थी। चिराग, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे 24 में से 22 तीर्थंकर भी बिहारी ही थे। इसीलिए तो जैनियों का उद्धार ना हो पाया। अल्पसंख्यक रह गए, 2-4 बार बच गए, उन्हीं के कारण हम हैं जी। सब जगह अलग व्यवस्था है। जैन मील, जैन पाव भाजी, मारुति तक जैन। मैं पिछले दिनों दिवाली पर निकला मार्केट में, तो एक जगह लिखा देखा जैन पटाखे। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोला स्पेशल है। मैं 10,000 रुपए के खरीद लाया सर, एक नहीं फूटता। मैं वापस गया, मैंने कहा ये तो चलना रहे। बोला बताया तो था, स्पेशल है, जैन पटाखे, अहिंसक। हमारी मार्केटिंग का ये क्या मुकाबला कर। मैं तो गोयल साहब से कहा, मैंने कहा सर मैं वहाँ कोटेश्वर भी गया था, वहाँ भी आपके नाम के जलवे हैं। मैं टिहरी गया था, वहाँ भी आपके नाम के जलवे हैं। मैंने कहा आपकी तो एक मूर्ति लगनी चाहिए। गोयल साहब भावुक हो, बोले कितना खर्चा आएगा चिराग? मैंने कहा जी 5-1 लाख रुपए लगेंगे। बोले 50,000 दो, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। हमारी मैनेजमेंट को क्या समझे? वो एक गांव में पहलवान आ गया, उसने लंगोट घुमा दी। लंगोट घुमाने का मतलब होता था खुली चुनौती कि मुझे कोई कुश्ती में हरा के दिखाओ, वरना पूरे गांव की नाक कट्टी मानी जाएगी। अब साहब पहलवान 7.5 फुट का खली वली जैसा, उससे कौन लड़े? तो लगा साहब गांव की तो इज्जत खतरे में। बोला साहब कोई पुराना आदमी ढूंढो। वो एक लाला जी की दुकान है, उन्होंने गांव के बड़े बड़े संकट टाले, उनसे चल के पूछो। लाला जी के पास गए, बोले लाला जी गांव की इज्जत खतरे में है, आप बताओ क्या किया जाए? लाला जी ने कहा कष्ट बड़ा है, खुद चल के इलाज करूंगा। गांव वालों ने कहा लाला जी अपनी काया देखो, 4 फुट के सारे हो, 1.5 पसली, वो 7 फुट का खली बली। कहाँ? बोले नहीं मैं खुद कर लूंगा, मैंने कई कलेश निपटाए, ये तो चीज क्या है। अगले दिन साहब अखाड़े में पूरा गांव इकट्ठा हुआ लाला जी को अंतिम विदाई देने। पहलवान ने पहले ही दांव में लाला जी को कंधे पे ले लिया, और लाला जी का भी मुंह जैसे ही पहलवान के कान के पास आया, लाला जी बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान की आंखें घूम गई साथ में एक बात और बोल दी कि साले सारी जिंदगी कुश्ती लड़के नहीं कमा पाएगा। बात पहलवान को समझ आ गई। पहलवान ने लाला जी को पटकने के लिए ऐसा दाव मारा कि लाला जी तो दूर जाके गिरे, पहलवान चारों खाने चित्त, गांव की नाक बच गई। अगले दिन, अभी ताली मत बजाओ, अभी आधी बची है, अब लाला जी बचेंगे। अगले दिन पहलवान पहुंचा लाला जी की गद्दी पे, बोले लाला जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी बोले किस बात के? बोले जी कल आपने अखाड़े में वादा किया था और अब एक एक हाथ उठना चाहिए। बोले जी कल आपने अखाड़े में वादा किया था। पहलवान बोला देख भाई, वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था।
श्रीमान जी बहुत बढ़िया, चल गया दौड़। तो हमारा क्या मुकाबला करेंगे साहब? ये सारे मिल जाए तो एक भामाशाह के मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें क्या पता, वो एक बिल गेट्स ने सोचा कि स्पेन में माइक्रोसॉफ्ट की नई ब्रांच खोली जाए, तो पूरी दुनिया से 2500 लोग पहुंचे साहब, अपने यहाँ से एक मारवाड़ी बनिया पहुंच गया। अब बिल गेट्स ने देखा 2500 लोगों का इंटरव्यू कैसे करें। बोला आप में से जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता हो बाहर चले जाएंगे। 500 लोग बाहर चले गए। अपने मारवाड़ी में सोचा यार आता तो तुझे भी नहीं है, पर तू बाहर जाके भी क्या करेगा, तू एक काम कर, चुप लगा और बैठा है। भाई चुप लगा ही बैठा रहा, जैसे गोयल साहब प्रोग्राम के शुरू से बैठे। अब साहब बिल गेट्स ने कहा 500 लोग चले गए, दूसरा अस्त्र अपनाया जाए। बोले आप में से जिसने कंप्यूटर का कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया वो रुके, बाकी चले जाए। 500 फिर चले गए, अपना मारवाड़ी फिर बैठा रहा। फिर बिल गेट्स बोला आप में से जिसे स्पेनिश लैंग्वेज बोलनी आती है वो रुके, बाकी चले जाए। सब चले गए साहब। 2 बचे, उनमें से एक अपना मारवाड़ी था। बिल गेट्स बोला अब इंटरव्यू शुरू किया जा सकता है, लेकिन एक बार आपस में स्पेनिश में बात करके दिखाओ। अपना मारवाड़ी मुड़ा, और भाई जी धंधो पानी चोखो। दूसरा बोला एकदम चोखो भाई जी थे, बताओ। इसलिए कहना बहुत आसान है, कई जन्म लग जाएंगे इस मामले को समझने के लिए कि कौन सा फार्मूला होता है। अच्छा मेरी शादी बहुत लेट हुई गोयल साहब, उसका कारण ये है कि मैं बनिया हूँ। आजकल दिल्ली में बनियों का ब्याह कराना बहुत मुश्किल काम है। जब लड़का लड़की में देखा दिखाई होती है तो बाप कहता है इसे रेस्टोरेंट घुमा ला, तो मेरे पिताजी ने ढूंढ के दे दी। मैं उसे रेस्टोरेंट घुमाने ले गया, वहां जाके मैंने उससे पूछा आप क्या लेंगी? बोली कैपेचिनो कॉफी, ग्रिल्ड सैंडविच। मैं बढ़िया आदमी, मैंने नाम पहली बार सुना। मैंने उसके लिए ये मंगाया, अपने लिए 1 कप चाय मंगाई। फिर उससे पूछा क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बोली ना। मैंने कहा एक बार फिर सोच लो। बोली कह देना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने लगाई जी वेटर को आवाज। मैंने कहा वेटर बिल अलग अलग लाना। हंसने की बात नहीं है, जब आउटपुट नहीं निकलना तो इन्वेस्टमेंट किस काम की। फिर पिताजी ने ही समझाया, बोले बेटे ऐसे नहीं करते, थोड़ा बहुत खर्चा भी करना चाहिए। फिर हफ्ते भर बाद ढूंढ के दे दी। मैं उसे लेके निकला, सारा दिन घूम फिर के रात को 8:30 बजे घर में घुसा तो मेरे पिताजी ने मुझसे जो सवाल किया वो एक बनिए का बाप ही कर सकता है। उन्होंने नहीं पूछा तुझे लड़की कैसी लगी, उसे तू कैसा लगा, तुम कहाँ गए, क्या खाया, कोई सवाल नहीं साहब। एक ही सवाल, कितना खर्चा किया? मैंने कहा जी 5000। बोले 5000? मैंने कहा उसके पर्स में इतने ही थे। वो समझ गए, बोले बेटा तेरा भगवान भला नहीं कर सकता, तो एक काम कर अपने लिए खुद ढूंढे, जैसी भी ढूंढेगा मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। मैंने खिचड़ी जी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब कैसे ढूंढी जाती है? बोले कुछ नहीं, जो भी लड़की देखकर लगे कि इसके साथ जीवन यापन किया जा सकता है उससे जाकर उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर, लेकिन प्रशंसा की एक सीमा रखना। सीमा पार हो गई तो मामला उल्टा पड़ सकता है। मैंने इनसे ये गीता का ज्ञान लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस, वहाँ एक लिपि पुती सी खड़ी थी। मैं जुट गया काम पे। मैंने कहा आज आपने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है। बोली थैंक यू। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आज आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। बोली थैंक यू। मेरी और हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आज आपने लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगाई है। अब सीमा पार हो गई। बोली थैंक यू भैया। मैंने कहा सुंदर फिर भी नहीं लग रही है, जब मेरे काम की नहीं रही क्यों ऊर्जा लगाता फिर मैंने शंभू से पूछा, मैंने कहा तो बूढ़े हो गए, इन्हें क्या पता, आजकल का नई टेक्निक बता कैसे होता है। मतलब कुछ नहीं, इतनी लंबी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी पसंद है सीधे जाके पूछ ले शादी करेगी या नहीं करेगी। एक दिल्ली में खड़ी थी साहब आनंद विहार बस अड्डे पे। मैं सीधे जाके बात की, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? बोली ऐसा झापड़ मारूंगी देहरादून जाके गिरेगा। अब साहब मैंने सोचा पता नहीं कौन सी मिसाइल से झापड़ मारेगी, लेकिन ये देखो बनिए की बुद्धि, इस सिचुएशन में भी मुनाफा ढूंढ लिया। बोली ऐसा झापड़ मारूंगी देहरादून जाके गिरेगा। मैंने कहा थोड़ा धीरे मारिए, मुझे ऋषिकेश में काम है। मैं आजकल ऐसे ही आना जाना कर रहा हूँ। ये क्या है, ये सब टेक्निक मुझे गूगल ने सिखाई है। गूगल ने आजकल बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया, वो भी सिखा दिया जो नहीं सिखाना चाहिए था।
गूगल से ज्यादा भयंकर चीज तो ये बच्चे हंसे, इनके माताओं को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, और समस्त अधिकारीगण और यहाँ का स्टाफ और इतने अच्छे श्रोता और लाजवाब कवि। मैं चाहता हूँ कि मैं कहूँ नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाएं, क्योंकि अभी आपने बनिया पुराण सुना। ऐसी स्थिति ना हो कि मेरे के बाद गरुड़ पुराण पढ़ना पड़े। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। 15 मिनट का समय मिला। यहाँ पति पत्नी बैठे हुए शादीशुदा लोग हैं। शादीशुदा को हंसाना बहुत कठिन काम है। अच्छा, और बताना चाहता हूँ शादीशुदा आदमी की पहचान क्या है और शादीशुदा मर्द की क्या पहचान है। जी, शादीशुदा औरत होगी, उसके गले में मंगलसूत्र लटका हुआ होगा, और शादीशुदा आदमी उसका मुंह लटका हुआ होगा। मेरे साथ दिक्कत ही यही होती है। 15 मिनट रह गए, लेकिन मैं सही टाइम पे समापन करूंगा। मैं अपने भाइयों को वास्तव में बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, गोयल साहब और सभी अधिकारी। और मैं सारे देख रहा था प्रोटोकॉल में लोग हंसते नहीं है, लेकिन आज तो सारी अगली पंक्ति में बैठे हुए लोग ठाका मारकर हंस रहे हैं। इससे लगता है इस संस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे 2 पंक्तियां याद आती है मित्रों। लोग कवियों को बुलाते, बड़ा बड़ा लिफाफा दे देते हैं। और आपने कवि सम्मेलन क्यों कराया? मैंने बताया, चिराग भाई ने पहले भी आपके संस्थान ने कई बार कराया, इससे पहले भी कवि सम्मेलन हुए होंगे, लेकिन उससे बेहतर कई स्थिति में कवि सम्मेलन अगर गया हो तो मेरे इन कवियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, जिन्होंने पूरे श्रम और मेहनत के साथ प्रारंभ से, भाई खिचड़ी जी, आदरणीय पद्मिनी जी, हमारे भाई शंभू शेखर जी, चिराग भाई तो ऐसे लग रहे, चिराग तो जैसे यही खुद इस समय मोदी बने हुए हैं, देश का संचालन कर रहे हैं। और हमारे ये आदरणीय बैठे हुए तो ऐसे लगते हैं जैसे श्री श्री रविशंकर, जैसे यमुना तट पर जो काम करके आए हैं, उन्होंने विश्व की संस्कृति को जोड़ दिया। ऐसे खूबसूरत कवि के लिए 2000 ताली बजा दीजिएगा। आदरणीय स्मृति ईरानी को प्रणाम करता हूँ। स्मृति ईरानी कैबिनेट में ये है, और हम दो तो ऐसे ही बैठा दिए जैसे एक मुरली मनोहर जोशी हो और दूसरा आडवाणी हो, किनारे में ही लगा दिया। मैं तो दहशत में आ गया था। चिराग भाई ने बनिया 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 बनिया, अरे आप देखते होंगे वास्तव में बनिया ईमानदारी होता है साहब। अच्छा, कहीं भी चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे यही लिखा होता है, ईमानदार बनिए। लेकिन मित्रों समय काफी है, 10 मिनट रह गए हैं। 2 पंक्तियां पहले कहना चाहता हूं मित्रों, आप हंसने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन जहां कई बार ऐसी स्थिति नहीं होती, तब ये कहना चाहता हूं कि बेच दी क्यों जिंदगी 2-4 आने के लिए, बेच दी क्यों जिंदगी 2-4 आने के लिए, 1-2 लम्हा तो रखता मुस्कुराने के लिए, निकालो गांव जाने के लिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये कविता मेरी नहीं थी। मैं देखो ईमानदार, हम हरियाणा के लोग बड़े ईमानदार, स्पष्ट कह देते हैं। हाँ, ये हमारी नहीं थी। हाँ। और होती तो भी क्या कर लेते आप? इन्होंने क्या कर लिया? बड़ी बड़ी सुना रहे थे ये वहां के बिहार के बारे में कहा, मैं तो हरियाणा का था, और विभिन्न प्रांतों में हरियाणा बिल्कुल अलग है साहब। अच्छा, आदरणीय गोयल साहब, सच बताना चाहता हूँ, गाड़ी के डब्बे में 2 आदमी, भाई साहब ये कहाँ जा रहे हो? यार मुझे नहीं पता था, इधर फैक्ट्री लगाई हो तो प्रोडक्शन उधर जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ सबका काम हो गया शुरू। बताना चाहता हूँ साहब, अलग अलग प्रदेशों की खुशबू, लेकिन वास्तव में कह रहे थे हरियाणा के। मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा के 2 ही आइटम प्रसिद्ध हैं, एक बाबा रामदेव और दूसरा मल्लिका सहरावत। हाय हाय, बाबा रामदेव की आप जानो, मल्लिका से ये निमट लेगा। और बताना चाहता हूँ कि बाबा आए थे तो आदरणीय सबने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया था, जिसको भी देखो नकुल रगड़ना होता। हम तो ट्रेन में जा रहे थे, सारे कवि थे वहां। ट्रेन में एक डब्बे में 3 महिलाएं बैठी हुई थी, 2 नखुन रगड़ रही थी, एक बेचारी खामोश बैठी थी। मैंने एक से पूछ लिया, मगर बहन जी आप नखुन क्यों रगड़ रही है? बोले तुम्हें पता नहीं, बाबा रामदेव ने बताया है कि नखुन रगड़ने से बाल नए आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने दूसरी से पूछा, मगर बहन जी आप क्यों रगड़ रही है? बोले तुम्हें पता नहीं, बाबा रामदेव ने बताया है कि नखुन रगड़ने से बाल काले वे घने हो जाते हैं। तीसरी चुप थी, उसने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। मगर बहन जी आप क्यों नहीं रगड़ रही? बोले भाई साहब मैंने तो ज्यादा ही रगड़ लिए, मेरे तो मुंह से ही निकल आए। ये हरियाणा वाले होते हैं साहब। और बताओ नाम क्या है? हरियाणा में बोला आज का प्रसाद ताजा। बता के देख लो। ऐसे ही हरियाणा ने होटल खोल लिया,
एक यूपी का पहुंच गया, बोला भाई साहब गरम गरम क्या है? वो बोला तवा है। खाएगा ले जाएगा। और हमारे यहाँ तो सब्जी बेचने वाले भी कमाल करते हैं। एक सब्जी बेचने वाले के पहला लड़का हुआ, दूसरा सब्जी बेचने वाला बधाई देने पहुंच गया, बोला लड़का कैसा है? बोला एकदम ताजा है, अभी अभी पानी छिड़का है। और अब ताली रोक नहीं पाओगे, मैं बताना चाहता हूँ। कारगिल का युद्ध हुआ, और अपना बताना चाहता हूँ मैं किस प्रदेश से आया। भाई ने कहा कारगिल का युद्ध हुआ, युद्ध में हरियाणा का सिपाही बंकर में बैठा हुआ था। जब उसको बहुत देर तक कोई पाकिस्तानी शिकार हाथ नहीं आया तो उसका धैर्य डोला। अचानक कोई भारी सी चीज उसके पीठ पे गिरी और 15-20 मिनट तक नहीं हटी। जब नहीं हटी तो उस हरियाणवी सिपाही का जवाब था, बोला अरे बम है तो फट जा और आदमी है तो हट जा। अब आप समझ सकते हो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं हटता नहीं हूँ, हटाया जाता हूँ। हाय हाय। और बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ हटाया जाता हूँ। लेकिन जब मित्रों बम फटता है किसी दरगाह में, जब बम फटता है किसी मार्केट में, जब बम फटता है किसी दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर, तब ये 4 पंक्तियां आप सभी श्रोताओं की तरफ से राष्ट्र के नाम पढ़ना चाहता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ पढ़ना चाहता हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि ताली बजाइए, शब्द को ब्रह्म बोला गया है। अगर उसमें कोई जान होगी तो तालियां आ जाएगी, नहीं तो मेरी तरह बेजान हो जाएगा। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ आतंकवाद के खिलाफ कि फोड़ दो लाख बम बेशक, फोड़ दो लाख बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा। फोड़ लो लाख बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा। इन्होंने कारनामों से तिरंगा झुक न पाया। क्या बात। हिंदुस्तान में पत्नी को बाहर छोड़ दिया, खुद अंदर चले गए। बोला तू पढ़ा लिखा बेवकूफ है। वो नोटिस बोर्ड नहीं लिखा, देख रहा क्या लिखा हुआ है? नशीले पदार्थ मंदिर में ले जाना मना है। अभी भी जो लोग ताली नहीं बजाए उनको बुरे बुरे सपने आएंगे। अच्छा, सपने में भी शंभू शिखर आएंगे। तो बताना चाहता। और बात सुनो, चर्च में चले गए, देखो ये ले जाते पत्नी को, ये बड़ा पतिव्रता है, पत्नीव्रता है, बहुत अच्छे हैं। चर्च में ले गए, वहां जाके इनकी पत्नी ने ईसा मसीह जी के पैर छू लिए। इनको बहुत बुरा लगा, क्यों ईगो आ गई। इन्होंने पत्नी से कहा तूने उनके पैर क्यों छुए? बोली तू भी लटक जा। और इस पे तो आप गारंटी, अभी पिछले दिनों पूरे देश में गणेश चतुर्थी जो हमारे मनाई जाती पूरे देश में, गणेश उत्सव मनाएगा, आपके भी यहाँ मनाएगा होगा आदरणीय। लेकिन पति की युग होती है, पति परमेश्वर। मैं यहाँ भी पत्नियों की बात करना चाहता हूँ, ये गलतफहमी से हटा दो, पति परमेश्वर होता है। लेकिन होता है, कहा गया है, ये हमारे चिराग भाई सबके लिए कह रहे थे। इन्होंने पत्नी के सामने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। बोला हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है पति परमेश्वर होता है। बोले ठीक है होता होगा। बोले काश मैं गणपति होता, काश मैं गणपति होता तो तू सुबह उठती, मेरे पैर छूती, मेरी आरती उतारती, मुझे लड्डुओं का भोग लगाती, बड़ा मजा आता। पत्नी बोली काश आप गणपति होते, काश आप गणपति होते। मैं सुबह उठती, आपके पैर छूती, आपकी आरती उतारती, आपको लड्डुओं का भोग भी लगाती, लेकिन साल के अंत में आपका विसर्जन करके नया गणपति घर में ले आती। ये पति पत्नियों की बात है। मैं बहुत बहादुर पति हूँ, बिल्कुल पत्नी से नहीं डरता। अच्छा जी। क्योंकि पत्नी मेरे से नहीं डरती। आज मुझे गुस्सा आ गया सर, हो जाता है कभी कभी, लेकिन मेरे से पाप हो गया। गंगा किनारे बताना चाहता हूँ, गड़बड़ होगी। मैंने पत्नी के 2-4 छाट थप्पड़ मार दिए। चिराग बोला तू बड़ा दुष्ट आदमी है, तूने पत्नी के 2-4 छाट, ये 2-4 छाट का क्या मतलब है? मैंने कहा भाई साहब बीच के तो वही मार रही थी। ये समाजवाद है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमें अभी फूल नहीं दिए गए, ये गमला दिया गया। मैं तो यही सोच रहा था बाद में यही रखा जाएगा नीचे। लेकिन मैं आपने जो प्यार दिया सभी कवियों के, मैं आपको धन्यवाद देता कहना चाहता हूँ। और ये बात सच्ची कहना चाहता हूँ कि हम कवियों को भले न कोई स्वागत द्वार मिले और भले ना स्वर्भित सुमनों का संसार मिले, अरे हम तो दिल वाले हैं, बस इतना ही चाहते हैं हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले, हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले। मित्रों मैं सच में प्रणाम करता हूँ आपको, क्योंकि अंतिम कवि होता है उसके साथ दिक्कत होती है। लेकिन मेरे सभी भाइयों ने बहुत अच्छा बड़ा हौसला दिया और जो आपने आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, इससे बड़ी हमारे पास कोई दौलत नहीं है। जितनी ऊर्जा आप देते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऊर्जा को बाहर निकाल दे, भले ही बाद में निष्प्राण हो जाए। प्यार की बड़ी बात कर रहे थे साहब, आदरणीय कह रही थी वो आपका खाना ये वो। देखो जी आप हम ये मत समझना कि आग के ऊपर राख जम गई है, चिंगारी हमारे भीतर भी है। मौका मिलना चाहिए। ये बाबा तो ढूंढ लेते,
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपने चैनलों से सुना होगा आजकल का प्यार कैसे हो गया। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। दिल्ली में कभी कभी मैं बस में भी चल लेता हूँ, भीड़ बहुत होती है और वहाँ ड्राइवर भी हरियाणा के होते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। भीड़ बहुत, इधर लेडीज सीट उधर जेंट सीट। अब वो इतनी भीड़ थी कि लेडीज सीट के पास एक शंभू जैसा भाई खड़ा हुआ था। इतने में हरियाणा के ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारते ही वो शंभू जैसा, मैं शंभू का नाम नहीं जानूं, शंभू जैसा, वो ब्रेक मारा तो गलती से लड़की पे गिर गया। लड़की गुस्से में बोली क्या कर रहे हो? लड़का बोला जी बीकॉम फाइनल कर रहा हूं। एक बार ब्रेक लग गया तो क्लियर भी हो जाएगी। और ये प्यार व्यार का बड़ा चक्कर। हमारे हरियाणा में तो प्रपोज बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, आदमी सच बता रहा हूँ। वो लड़की पर लड़का प्रपोज करने लगा कि तू टूटे दिल से प्यार करेगी या दिल के टूटने तक प्यार करेगी? तो बता, कोई प्रश्न नहीं है। बता फिर बता, बोले तू टूटे दिल से प्यार करेगी या दिल के टूटने तक प्यार करेगी? लड़की बोली तू टूटी चप्पल से पिटेगा या चप्पल के टूटने तक पिटेगा? ये हरियाणवी स्टाइल का प्यार ऐसा हो गया साहब। लेकिन मैंने देखा प्यार बड़ा तत्काल हो गया, जैसे तत्काल आरक्षण। ऐसा प्यार हो गया। कैसे? मैं बताना चाहता हूँ आजकल के युवाओं के लिए। और प्यार कैसा हो गया है, वो क्या समझने लग गए हैं। मैं तो दिल्ली में पार्क में बैठा हुआ था, एक जोड़ा बैठा हुआ था। वो कह रहा था प्रेमिका से कह रहा था कि सूरज को फोड़ दूंगा, चंदा को तोड़ दूंगा, तू अगर हाँ कह दे तो पहली वाली को छोड़ दूंगा। ये प्यार हो गया। तब ये चार पंक्तियां उत्साह के साथ। कुछ लोग जा रहे, मेरा निवेदन है केवल 5 मिनट में मैं बिल्कुल समाप्त हो जाऊंगा। हाँ। केवल 5 मिनट, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। घेर के मारोगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये दिक्कत हो जाएगी। दरवाजा खोल दीजिए क्योंकि हवा भीतर आ जाए, पर्दे जाग उठे, दरवाजा बोल जाए। ये साहित्यिक कविता थी जिसपे आपने ताली नहीं बजाई। तब बताना चाहता हूँ कैसा प्यार होगा कि पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से, पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जा कर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे और ना उतर जा मेरी नाव से। ये प्यार हो गया था। और हमारे जैसे के लिए क्या ये करा था यार प्यार? महेंद्र शर्मा तुमने कभी किया था? मैं कहा जी किया था। मैंने कहा तुम भी करके देखो, परिणाम गलत हो जाए तो मेरी गारंटी थोड़ी है। तब कहना चाहता हूँ कि गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद। हाय हाय, आदमी मुस्कुरारे बनती होगी। गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद, बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भोले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। और ये चार पंक्तियां अपने ऊपर हास्य करता हूँ मित्रों, अपने ऊपर हास्य करना श्रेष्ठ हास्य माना जाता है। कहना चाहता हूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। और मित्रों अंत में केवल 2-3 ठाके मैंने युवाओं की बात की, बच्चों की नहीं की। एक बच्चे की बात करके युवाओं की बात करूंगा, अपना समापन करूंगा। बस इतना 2 मिनट का समय मुझे दे दीजिएगा, अगर देना चाहते तो ताली बजा दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। मैं सच में बताना चाहता हूँ, बच्चे हमारे हरियाणा के कमाल के साथ, मैंने बात हरियाणा के बच्चों की बात नहीं की, कमाल के होते साथ। एक बच्चे ने, टीचर ने बच्चे से पूछ लिया, बेटा बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? आजकल ऐसा ज्ञान हो गया, हमारे समय का थोड़ी था। जैसे ये बता रहे थे, बोला गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? बच्चा बोला जी गंगा अपने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर गंगाराम से मिलती है। बताओ क्या कर लोगे इन बच्चों को? वो नहीं देखते भाई, उनको जो जैसा दिखा। हरियाणा के 2 बच्चों की बात बताना चाहता हूँ। एक बच्चे का रिजल्ट आया तो बापू ने पूछ लिया, बोला बेटे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोला जी टीचर ने कहा है इसी क्लास में 1 साल और रुकना पड़ेगा। बापू बहुत बोला रुक तो बेटा तू कई साल जा, बस फेल मत होइए। और अंत में 3 ताऊओं की बात करो, हमारे तारे हरियाणा के ताऊओं की बात करना। और देखिए कैसे टिप्पणियां नहीं, हंस निकल जाता। बस केवल 2 ठाकों के साथ जी हम रोहतक जा रहे थे साहब। गोयल साहब सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई चुटकुला नहीं है, ये सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। रास्ता भटक गए सारे, कभी जा रहे थे एक गाड़ी में, साइड में एक ताऊ जी खड़े थे। मैंने ताऊ जी से पूछ लिया, मगर ताऊ जी रोहतक जाना है? ताऊ बोला फिर जा। मैं कमाल है साहब। मैं रोहतक स्टेशन पे पहुंच गया, वहां के और ताऊ जी मिल गए। मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के पूछ लिया, मगर ताऊ जी कौन सा स्टेशन है? ताऊ ने कंधे से हाथ हटाया, बोले कोई स्टेशन नहीं है, ये मेरा कंधा है। फिर एक तीसरे ताऊ मिले, उसने फिर कहा ताऊ जी ये ट्रेन हिसार जाएगी क्या? बोला बैठ के देख ले। और अब ताली रोक सको तो रोक लेना आदरणीयों। ट्रेन चली, थोड़ी दूर चली थी, इतने में टीटी आ गया।
टीटी ने ताऊ से कहा ताऊ टिकट दिखा, ताऊ ने टिकट दिखा दी। टीटी बोला तो पुरानी है, ताऊ बोला ट्रेन कौन सी नई शोरूम से निकाल के लाया। तो मित्रों, लेकिन कोई भी ट्रेन भारत की किसी भी देश से हम आते हैं, लेकिन जब हम एक तिरंगे के नीचे खड़े हो जाते हैं तो समझ लिए कि हम भारतवासी हो जाते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं और राष्ट्र प्रेमी हो जाते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं मित्रों, आपने मेरे सभी कवियों के लिए बहुत प्यार दिया, मुझे भी बहुत प्यार दिया, लेकिन हम प्यार करें, तिरंगे के लिए भी प्यार करें, देश के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है। देश को बांटने के लिए कई स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मित्रों, सभी लोग, सभी कवियों के लिए ताली बजाएंगे। मेरा यह अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, और कहना चाहता हूं कि हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे, और जिनके है नापाक इरादे कान खोल कर सुन ले वे, कसम तिरंगे की हमको देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे मेहमान कविगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने कवि सम्मेलन में अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं से समा बांध दिया है। हास्य व्यंग का प्रश्न है तो थोड़ा सा मैं भी हास्य कर लेता हूं। आपने अपने जुल्मों से, आपने अपने जुल्मों से, मतलब जुमलों से कार्यक्रम में ऐसा हंसी खुशी का माहौल पैदा किया है जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। कवि सम्मेलन के समापन पर मैं आदरणीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक कार्मिक, निदेशक वित्त को उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मीडिया प्रतिनिधि, सभी विभागों और अनुभागों के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मैं सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न विभाग जैसे कार्मिक प्रशासन, सर्विसेज, केंद्रीय संचार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर।